कह रही थी फोन आया था मुझे हाजी साहब का। हम्म। right। हम्म। हम्म। अब मैं खाना खा रही थी, ठीक है, तो खाना खाते हुए नहीं, मैंने कहा मैं खाना खा रही थी तो मैंने इसे कहा मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ओके क्लास, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सब लोग प्लीज ऑनलाइन आ जाएं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट हमने सेशन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने मैनेजमेंट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट थ्योरीज के बारे में। Objectives हैं, after the completing this lecture, participants will be able to understand the important terminologies, define theory and management, describe classical theory with its element, portray humanistic theory with principles, explain system theory in detail, describe contingency theory with influencing forces, portray portray the cause theory and explain complexity theory with examples। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आपके पास आ जाता है ब्यूरोक्रेसी। कहता है अ टर्म प्रपोज बाय मैक्स वेबर 1958 टू डिफाइन द आइडियल, इंटेंशनली रैशनल एंड द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक टर्म है जो कि प्रपोज की थी मैक्स वेबर ने 1958 के अंदर, ठीक है, जिसमें उसने डिफाइन किया थी आइडियल, इंटेंशनली रैशनल एंड द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जो कि मोस्ट रैशनल हो, इंटेंशनल हो और आइडियल हो और एफिशिएंट हो। ठीक है, ये उसने थ्योरी दी, उसने डेफिनेशन दी ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ब्यूरोक्रेसी डिस्टिंग्विश्ड बाय गवर्निंग रूल्स ऑफन रिजिड। ठीक है, गवर्निंग रूल्स जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर ज्यादातर रिजिड होते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लाइफस्टाइल यही होता है ना आपके पास कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंशनली रैशनल होते हैं। मतलब उनकी अपने आइडियाज होते हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो होती है वो अपने मुताबिक होती है, वो किसी की नहीं सुनते। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, काम को वो डिवाइड करके दे देते हैं। चेन ऑफ कमांड होती है, कमांड करते हैं और उनके पास चेन होती है कि किसको क्या कहना है, किसको क्या कहना है। और उसके बाद एट द एंड आ जाती है स्पेशलाइजेशन, उसके बाद वो स्पेशलाइज कर देते हैं।
आगे आ जाता है थ्योरी। कहता है थ्योरी इज एन एनालिटिक स्ट्रक्चर डिजाइन टू एक्सप्लेन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। थ्योरी जो होती है वो एक एनालिटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिजाइन किया जाता है आप जो भी ऑब्जर्व करते हो उस सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, मतलब एक एनालिटिकल स्ट्रक्चर, हम जो भी एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बनाते हैं उसको, उसमें जब हम उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, अपने सेट आइडियाज को देखते हैं, उन फिनोमिनास को देखते हैं जो कि हमारी आंखों के सामने हो रहे होते हैं, तो वो हम किस चीज पे बेस करके बनाते हैं? थ्योरी के ऊपर। अ थ्योरी डज टू थिंग्स, दो चीजें होती हैं, फिनोमिना और रियलिटी। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारा अपना हाइपोथेसाइज्ड वैल्यूज होती हैं, फिनोमिना होता है। फिनोमिना क्या होता है? इट आइडेंटिफाइज द सेट ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन एज अ क्लास ऑफ फिनोमिना। अगर तो डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन होंगी एज अ क्लास ऑफ फिनोमिना तो वो किस में आ जाएगी? वो आपकी थ्योरी में आ जाएगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आता है मेक्स एजर्शन अबाउट द अंडरलाइंग रियलिटी। उसके बाद आप एजर्शन ले आते हो अबाउट द अंडरलाइंग रियलिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट और इफेक्ट्स दिस क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप अंडरलाइंग रियलिटी को देखते हो जो कि इफेक्ट करती है आपकी टोटल अंडरलाइंग जितनी भी कॉज होती है, जो भी चीज आप सामने देख रहे होते हो उसके ऊपर बेस करते हुए। आगे आ जाता है व्हाट इज मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज in accordance with certain policies and in achievement of clearly defined objective। मैनेजमेंट क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन होती है एक्टिविटीज की, वो सारे, जैसे कि पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ऑफ एन एंटरप्राइज in accordance with certain policies and an achievement of clearly defined objectives। आगे कहता है मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन along with machine मटेरियल्स ह्यूमंस अदर्स एंड मनी। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर ज्यादातर क्या कौन से फैक्टर आ जाते हैं? प्रोडक्शन अलॉन्ग विद मशीन, मटेरियल्स, ह्यूमंस अदर्स, मनी, कुछ भी किसी चीज की मैनेजमेंट हो सकती है। बेसिक टास्क मैनेजमेंट का जो होता है वो हमेशा टू फोल्ड होता है। आपने उस चीज की मार्केटिंग करनी होती है और उसके अंदर कोई नई चीज आपने प्रोड्यूस करनी होती है, इनोवेशन। ये पीटर डरकर जो है 2005 में उसने अपनी डेफिनेशन खुद बताई। मैनेजमेंट थेरीज डिफरेंट तरह की हैं, क्लासिकल, ह्यूमनिस्टिक, सिस्टम, कॉन्टिजेंसी, काउज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्लासिकल थ्योरी क्या है? द क्लासिकल अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन focused almost exclusively on organization है। तो जो क्लासिकल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन की, वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव कंप्लीटली ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी इज बिल्ट अराउंड फोर एलिमेंट्स। नंबर वन, डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर। लेबर कहते हैं काम को, हम काम की डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कर देते हैं। फिर चेन ऑफ कमांड आ जाता है। थर्ड पे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ पे आ जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर कहता है कि इसमें हम डिवाइडिंग द वर्क एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ द टास्क, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि काम को हम डिवाइड कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं नंबर ऑफ टास्क में। ठीक है, और एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं ताकि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़े, जिसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो किस पे असर आएगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी। दिस कॉन्सेप्ट lends itself to proficiency and specialization। ठीक है, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट प्रोफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन कहलाता है। आगे आ जाता है चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड में हम ये कहता है कि इज ए हायरार्की ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या अकाउंटेबिलिटी। दो चीजें होती हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेन ऑफ कमांड में ये होता है कि अपर लेवल मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं।
और एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं और एक दूसरे की बनाई गई पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी में देखें, कहता है राइट और पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटी, लाइन अथॉरिटी एंड स्टाफ अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी क्या है? लाइन अथॉरिटी है आपके पास राइट टू पावर और डायरेक्ट एक्टिविटी, ठीक है, अथॉरिटी होती है ये। एक वन कह लेंगे उसके अंदर, जिसमें आपकी जो डायरेक्शन होती है, ऑर्डर टू डायरेक्शन जो होती है, वो क्या होती है? वन यूनिट होती है। स्टाफ अथॉरिटी जो होती है वो एक एडवाइजरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अपने लोअर स्टाफ को अगर कोई ऑर्डर करना है तो आप क्या करोगे? उनको एडवाइजरी रिलेशनशिप, recommendations एंड एडवाइस आर ऑफर्ड, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क इज असाइन्ड टू अदर्स, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी जो होती है वो सारी की सारी दूसरों पे तो होती है, लेकिन आप उसके अथॉरिटेटिव होते हो, ठीक है, आप उसको वॉच कर रहे होते हो, आपके पास पावर होती है कि आप उस एक्टिविटी को डायरेक्ट करवा सकें, ठीक है। आगे आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन टू अटेन द ऑब्जेक्टिव और परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन। मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ कि फाइनल ईयर आपने ये थेरीज पढ़ के आनी है, ठीक है, तो मेरे पास अथॉरिटी थी कि मैंने क्या कर दिया, मेरे पास राइट था टू पावर टू डायरेक्ट एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी डायरेक्ट करने का। अब आपका ये ऑब्लिगेशन है, आपकी ये आप पे ये कंपल्शन है कि आपने उसको पढ़ के आना है, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, और अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना है। आगे आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द वर्किंग ग्रुप। आपने क्या करना होता है? जो भी अरेंजमेंट है वर्किंग ग्रुप, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो उस ग्रुप की अरेंजमेंट के बारे में बात करनी होती है। Classical theories develop the concept of departmentalization as means to maintain record, reinforce authority, और provide formal system for communication. अब जो क्लासिकल थेरीज है वो कहता है कि वो डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश करती है, यानी कि डिपार्टमेंट बने होने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम कमांड को मेंटेन करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अथॉरिटी को, और प्रोवाइड करते हैं फॉर्मल सिस्टम कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दैट कैन बी इफेक्टिवली सुपरवाइज्ड बाय ए सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर। स्पैन ऑफ कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हम फिर कंट्रोल रखते हैं, पहला दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, फर्स्ट लाइन मैनेजर सेकंड लाइन मैनेजर पे। उसके बाद कहता है हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल हैज अ डायरेक्ट लिंक टू ग्रेटर एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, improved communication, greater organizational flexibility, reduced personal and overhead cost, increased delegation resulting in improved job satisfaction.
अब कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इफेक्टिवली उनको सुपरवाइज किया जाता है एक सिंगल मैनेजर या सुपरवाइजर के थ्रू। मिसाल के तौर पे आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उन 10 को कैसे मॉनिटर कर रहे हो। हाई स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है जो कि लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ग्रेटर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है, फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, और इम्प्रूव क्या का मतलब क्या है कि आपको जो एक सेट बजट दे दिया गया है, अगर उससे ऊपर भी आपका कुछ एक्सपेंस आ रहा है तो वो ओवरहेड कॉस्ट में आ जा रहा है। इंक्रीज्ड डेलीगेशन मतलब आप क्या कहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बाहर से लोगों को नुमाइंदगी के लिए बुलाते हैं और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी बात करते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्पैन ऑफ कंट्रोल। जॉब कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्स जॉब होगी तो मोर मैनेजेरियल इनपुट होगा। जॉब सिमिलैरिटी, सिमिलर जॉब्स अगर हो तो मोर एम्प्लॉयज पर मैनेजर। ठीक है। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि अगर वो एक ही जियोग्राफिकल एरिया से रह रहे हैं तो वो करीब करीब है। मतलब अगर लोकेशन डिस्पर्स्ड है तो मोर सुपरविजन है। अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन टू कंप्लीट टास्क। अब टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या कोऑर्डिनेशन है, अगर हाई कोऑर्डिनेशन है तो मोर सुपरविजन है। टास्क स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन या मशीन ब्यूरोक्रेसी। लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर रिक्वायर होते हैं, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, कैन सफर फ्रॉम हैविंग टू मैनी मैनेजर्स। ज्यादा मैनेजर्स हो तो एक्सपेंस भी उतना ज्यादा आता है। डिसीजन कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच बॉटम ऑफ हिरार्की। उतना ज्यादा डिसीजन लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। कैन प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज दरकार होती हैं अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करने के लिए। मैनेजर डज नॉट हैव टू स्पेंड सो मच टाइम मैनेजिंग स्टाफ, और मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैनेज कर सके स्टाफ को। आगे आ जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर, उसमें हमें फ्यू मैनेजर्स चाहिए होते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल चाहिए होता है। डिसीजन मेकिंग जो है वो यूजुअली आपका डिसेंट्रलाइज्ड होता है। ये देखें, ये प्रेसिडेंट है, ये गवर्नर है। सपोज ये गवर्नर है, ये भी गवर्नर है। गवर्नर आगे से मिनिस्टर्स को करेगा डायरेक्ट, मिनिस्टर्स आगे से किसको करेंगे, मिनिस्टर्स आगे से अपनी अपनी हिरार्की के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्टर्स को करेंगे, और डायरेक्टर आगे से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज कर देगा। ये देखिए, ये प्रेसिडेंट है, ये टॉस, ये फर्क आ जाता है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल जैसे कि नाम से जाहिर है एक नई थ्योरी है नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी में जो है वो कहता है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप, रिस्पॉन्ड टू ग्रुप प्रेशर एंड सर्च फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट। पर्सनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है। पर्सनल फुलफिलमेंट इसके अंदर आ जाती है। सोशल रिलेशनशिप होते हैं, रिस्पॉन्ड टू ग्रुप होता है, प्रेशर होता है, सर्च फॉर पर्सनल फुल आ जाती है।
उसके बाद कहता है सर, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी जैसे कि नाम से जाहिर है, चीजें ये बेस्ड करती है सोशल रिलेशनशिप के ऊपर, और इसमें हम रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रुप को, प्रेशर को, और सर्च करते हैं फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट को। टू वर्कर, ठीक है। इसमें जो हमारे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं थेरी के, वो हमेशा हमारी जो डेथ होती है टास्क से टुवर्ड्स वर्कर होती है। यानी कि टास्क टू वर्कर का क्या मतलब है, यानी कि काम की नौयत को देखते हुए हम वर्कर की जो प्रॉब्लम होती है, वर्कर की जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम गो बियॉन्ड contribution to include creative, cognitive and emotional aspect of the work। मतलब अब ये नहीं कि अगर एक मजदूर सिर्फ बोरियां उठा सकता है, कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही हमने उसको वो काम दे दिया। वो बियॉन्ड फिजिकल कंट्रीब्यूशन, आपने उस वर्कर की स्मार्टनेस को देखना है, उसकी आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग को देखना है, उसकी को आपने स्टडी करने के बाद ये सिलेक्ट करना है। यानी कि आपने पहले टास्क देना है कि कौन सा टास्क आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वर्क, बेस्ड ऑन मोर डायडेटिक, ठीक है। डायडेटिक का मतलब है टू वे, कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है और कम्युनिकेशन होती है। प्रिंसिपल क्या आ जाते हैं, सोशल रिलेशनशिप आ जाते हैं। सोशल रिलेशन एट द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सोशल रिलेशनशिप कहते हैं कि हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है, इफेक्ट होती है, कॉन्टिजेंट होती है, ठीक है। ऑन द सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर, वर्कर वेलबींग के लिए वर्कर कम्युनिकेट ओपिनियंस, कंप्लेंट्स, सजेशंस एंड फीलिंग्स टू इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। वर्कर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी ओपिनियन को, अपनी कंप्लेंट्स को, अपनी सजेशंस को, ठीक है, और अपनी प्रोडक्शंस को, ठीक है। ओरिजिन इसकी जो है वो हार्थ्रॉन स्टडी से आती है। हार्थ्रॉन इफेक्ट आप आगे देखेंगे, यूएचएस में भी पूछा जाता है इस इफेक्ट के बारे में। इसको आपने क्लियरली अपने माइंड में इसको कॉन्सेप्ट इसका बनाना है। ये है टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ स्पेशल अटेंशन, ठीक है। यानी कि लोगों के अंदर ये रुझान कि वो उस तरह से परफॉर्म करें जैसा कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ड्यू टू स्पेशल अटेंशन या बिकॉज ऑफ स्पेशल अटेंशन, इज नोन एज हार्थ्रॉन इफेक्ट, ठीक है। आगे आ जाती है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी बेस्ड करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, पीपल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। सिस्टम थ्योरी कहता है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम आ जाता है, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम कहता है इज सेल्फ कंटेन्ड एंड यूजुअली कैन फाउंड ओनली इन द फिजिकल साइंसेस। वो सेल्फ कंटेन्ड होता है और यूजुअली कैन बी फाउंड ओनली इन द फिजिकल साइंसेस, यानी कि वो फिजिकल साइंसेस में एग्जिस्ट कर सकता है। ओपन सिस्टम जो होता है वो इंटरेक्ट करता है बोथ इंटरनली एंड विद इट्स एनवायरनमेंट मच लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इंटरनली मतलब कि वो इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, मतलब उसकी, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाता है ज्यादातर आपकी क्लोज सिस्टम में फिजिकल साइंसेस से मुराद है कि आपका इक्विपमेंट आ जाएगा, ठीक है, आपके रूम्स आ जाएंगे, आपका वगैरह आ जाएगा, ये क्लोज सिस्टम है। ओपन एंडेड में जो है वो आपका ह्यूमन आ जाएगा। ओपन सिस्टम में इनपुट मशीन है, आउटपुट मतलब आपको जो भी मिल रही है। अब इनपुट मशीन भी हो सकती है, मनी भी हो सकता है, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, पेशेंट भी हो सकते हैं, फिजिशियन भी हो सकते हैं। सो इनपुट में कहते हैं रिसोर्सेज सच एज इंफॉर्मेशन है, मटेरियल्स है, इक्विपमेंट है, ठीक है, फैसिलिटीज है, मनीज है, पेशेंट्स है, फिजिशियन है। और थ्रूपुट क्या है, द वर्क प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, और वो प्रोसेस जो आपने थ्रो करवाना है, जिससे आपने काम लेना है, वो थ्रूपुट कहलाता है। और आउटपुट क्या है, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स।
The product of the work process such as education, restored health, rehabilitation, disease protection, health promotion, death with dignity and research शामिल है। ये देखें, ये जरा फ्लो चार्ट आप देखें, ये मैनेजमेंट है, कहता है हेल्थ एवेल्युएशन, हेल्थ केयर डिलीवरी, एजुकेशन, ये थ्रूपुट है, थ्रूपुट यानी कि वो वर्क प्रोसेस, सही है। हाँ जी लाइबा, SCLs पे जो है वो अवेलेबल होंगी। ये देखें, ये आ गया आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट एंड कल्चर। अब इसमें एनवायरनमेंट भी कर रहा है, थ्रूपुट वर्क प्रोसेस, मिसाल के तौर पे शालामार का अपना थ्रूपुट है, शौकत खानम का अपना थ्रूपुट है, ठीक है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल का अपना थ्रूपुट है, यानी कि उनके अपने सेट स्टैंडर्ड है, काम करने के, प्रोसेस करने के अपने क्राइटेरिया हैं, ठीक है। ये कंपटीशन है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, एथिकल लीगल है, एथिक्स आ जाते हैं, पॉलिसी आ जाती है, रिसर्च आ जाता है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजिकल वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। इनपुट में देखें, इंफॉर्मेशन मटेरियल्स आ जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, फैसिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है, मनी, एम्प्लॉयज, पेशेंट्स, फिजिशियन। आउटपुट में एजुकेशन, रिस्टोर्ड हेल्थ, रिहैबिलिटेशन, डिजीज प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन, डेथ विद डिग्निटी एंड रिसर्च। ये है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एज एन ओपन सिस्टम, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की उसने बात की है एज एन ओपन सिस्टम, यानी कि ये एक क्या है, एक मैक्रो एनवायरनमेंट है। आगे आ जाता है कंटेंट बी इनहैंस्ड बाय मैचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि कॉन्टेंजेंसी नाम से जाहिर है कि हमें इस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करना है कि वो एनवायरनमेंट से मैच करे, ठीक है, उसकी एनवायरनमेंट से मैचिंग जो है वो बहुत जरूरी है। और एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, एनवायरनमेंट डिफाइंड एज पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एंड पोटेंशियल पेशेंट, थर्ड पार्टी पेयर्स, ठीक है, थर्ड पार्टी पेयर्स क्या होते हैं, यानी कि जो बाहर से आके लोग इन्वॉल्व होते हैं, डोनी जिसको कहते हैं, डोनर होता है लेने वाला और डोनी जो कि पैसे देता है। मेडिकेयर्स एंड मैनेज्ड केयर कंपनीज, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज आ जाती हैं, इंश्योरेंस, रेगुलेटर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है, जो कि फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसमें आ जाती हैं। आगे आता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस आर शेप्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको शेप किया जाता है बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से। फोर्स क्या होती है, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि आपके पास इकोनॉमी कितनी है और आपका सोशल एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन पेशेंट केयर, उसके बाद जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि यूज होती हैं पेशेंट की केयर में। फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइज आ जाता है, उसके बाद एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ द हेल्थ केयर। फॉर एग्जाम्पल नर्सिज हैं, फिजिशियन है, टेक्नीशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एंड ठीक है। इनपुट बेटा, इनपुट अब कोई भी मशीन हो सकती है ना, जैसे मशीन है, फिजिशियन है, ह्यूमन है, कुछ भी हो सकता है, इनपुट में कुछ भी आ सकता है। आगे है कॉस्ट थ्योरी, इंस्पायर्ड बाय फाइंडिंग्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इसमें आ जाता है। चैलेंजेस टू लुक एट ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप एंड प्रपोज दैट नेचर्स वर्क डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट लाइन, नेचर जो है वो फॉलो लाइन नहीं करती, यानी कि कॉस्ट थ्योरी में क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की बात होती है। क्वांटम नंबर का, कभी आपने क्वांटम देखा है, एटम के अंदर एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, और फिर क्वांटम मशीन्स आ जाती हैं, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, मतलब टू लुक एट ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप एंड प्रपोजेस दैट नेचर्स वर्क डज नॉट फॉलो द स्ट्रेट लाइन। हमेशा क्वांटम नंबर जो होता है वो इन मोशन रहता है, ठीक है, मैकेनिक्स में रहता है। इसी तरह से जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जो क्वांटम होता है वो ऑलवेज इन हरकत में रहता है। तो इसी तरह से कॉस्ट थ्योरी ये कहती है कि जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, चीजें एडवांसमेंट की तरफ आती चली जाती हैं, और नेचर का वर्क जो होता है उस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, बल्कि प्रपोज रिलेशनशिप ऐड होते चले जाते हैं, चैलेंजेस
डिफरेंट होते चले जाते हैं और उनकी इंस्पायरेशन से ये सारी की सारी हमें चीजें तो जिस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कन्वेंशनल क्लासिकल थ्योरी से मीट कर पाते। और मैं होती है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम खुद के अंदर से ही ऑटोमेटिकली एडेप्टेशन आना शुरू हो जाती है चेंजेस को देखते हुए, कॉम्प्लेक्सिटी आना शुरू हो जाती है मतलब। उसके बाद कहता है कि कास्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंटरवाइंड होती है। इंटरवाइंड मतलब नॉटेड होती है, नॉट लगे होते हैं आपस में, लिंक्ड होती हैं एंड डाइवर्सिफाइड choices that generate unanticipated consequences। एडवांसमेंट आती चली जाती है, वैसे वैसे हर बंदा अपनी ओपिनियन देता है। जब टाइम गुजरने के साथ हर बंदा अपनी ओपिनियन देता है तो डाइवर्सिफिकेशन आती चली जाती है चॉइसेस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते चले जाते हैं, सरप्राइजिंग होते चले जाते हैं और एंटीसिपेटेड होते चले जाते हैं। Cost theory suggests that the drive to create a permanent organizational structure is doomed to fail। यानी कि कॉस्ट थ्योरी जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे क्वांटम नंबर जो है वो आपका हरकत में रहता है, चेंज होता चला जाता है जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव चले जाते हैं। इसी तरह से जैसे जैसे दौर आगे गुजरता चला जाता है, हम एक लीनियर स्ट्रक्चर क्लासिकल थ्योरी का जो था उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्कार्डेड। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि इंडस्ट्रियल नोशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इंटेग्रिटी जो होती है वो डिस्कार्ड हो जाती है। सही है। एंड न्यूअर प्रिंसिपल दैट इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लूइडिटी और नए प्रिंसिपल्स जो के बनते उनमें इतनी फ्लैक्स होनी चाहिए और इतनी स्पीड ऑफ अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और कल्चरल सेंसिटिविटी का भी आपको ख्याल रखिए। कॉम्प्लेक्सिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल वर्ल्ड। आपको पता है कि जैसे रियलिटी थोड़ी टफ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रॉपर्टी है रियल वर्ल्ड की, रियल वर्ल्ड सिस्टम की। दैट इज मैनिफेस्ट इन एन इनएबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ formalizing being adequate to capture all its properties. It requires that we find distinctly different ways of interacting with system। यानी कि हम सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ वे से जब इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और रियल वर्ल्ड के अंदर रह के हम बात करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के अंदर आ जाता है। Distinctly different in the sense that when we make successful models, the formal system needed to describe each distinct aspects are not derivable from each other। ठीक है, तो रियलिटी बेस्ड चीजें जब होना शुरू हो जाती हैं तो एक दूसरे से हम डिराइव नहीं उसको कर सकते। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इज यूजफुल इन हेल्थ केयर बिकॉज द एनवायरनमेंट इज कॉमन विद रैंडमनेस एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। ठीक है, इसलिए हम इसको हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को यूज करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एवरी फुट स्टेप के ऊपर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। एवरी फुट स्टेप डिफरेंट फ्रॉम अनदर स्टेप। सो हम इस कॉमन चीजों की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स टास्क की वजह से इसको एक दूसरे के साथ लिंकेज डेवलप कर लेते हैं। पेशेंट्स कंडीशंस चेंजेस इन एन इंस्टेंट, इमीडिएटली पेशेंट की कंडीशन या तो बहुत बेहतर हो जाती है या चेंज हो जाती है। नेसेसरी स्टाफ्स आर नॉट अवेलेबल, नेसेसरी स्टाफ नहीं अवेलेबल होता। ठीक है, सम टाइम जब मुश्किल आ पड़े, ठीक है, या होता भी है, इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं या फिर वार्निंग आ जाती है। ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है एट एनी प्लेस। टास्क इन्वॉल्व इंटरेक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं बिटवीन एंड अमंग स्टाफ, patients and the environment। Managing in such a ambiguous circumstances requires considering every aspects of the system as it interacts and adapt to change। Okay, thank you very much class। ये स्लैम पे जो है इसको मैं करवा दूंगी अपलोड, ये हो जाएंगे तो फिर आप इसकी जो है वो डिटेल स्टडी कर सकते हैं। मुझे अटेंडेंस दे दें जरा, सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस को जरा मेक श्योर करें अपनी अपनी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
37 स्टूडेंट्स, ये कम क्यों हो गए स्टूडेंट्स? क्या प्रॉब्लम है आपको? कम क्यों हो गए हैं भाई? कम क्यों हो गए हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप लोग कम क्यों हो गए हैं? इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है थ्योरी से रिलेटेड? भाई नहीं, मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ अभी। सिर्फ जिन बच्चों ने और लगानी है वो मैं उनकी एब्सेंट लगा देती हूँ बस, ठीक है? मैं उन लोगों की एब्सेंट लगा देती हूँ एंड दैट्स इट। मैं एब्सेंट लगा दूं फिर जो लोग अभी तक नहीं आ रहे? बस ठीक है, 34 की लगा देती हूँ मैं एंड दैट्स इट। फिर आ जाए अगर ऑनलाइन आना है तो। क्यों नहीं आ रहे? टाइम पे ना आए आप लोग, आप लोगों की एब्सेंट जाएगी अब। शीतल प्रेजेंट है, सुनैना है, महविश है, सिमरा है, और कौन है? नुजहत है, और कौन है? और कौन है? गुलाम फातिमा, वर्दा, एमन, सहरिश, मिशाल, अरूसा, जिले हुमा, आमना, आरफा। ओके, जिसने आना है ऑनलाइन आते जाएं आप।